चलिए बच्चों, आज हम अपना एक चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट 1। और चैप्टर का नाम है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। ये कुछ टीचर के लिए नोट है। हम चैप्टर अपना शुरुआत करते हैं ऑन इक्वालिटी। ठीक है। अब चैप्टर जो है ना बेटा, ये आपको बुक की बहुत अच्छी खाते थे कि इसमें स्टोरीज के हिसाब से आपको सब कुछ समझाया हुआ है। अगर आपको स्टोरी समझ आ गई तो आपको कोई चीज मगअप करने की जरूरत नहीं है। ये स्टोरीज ये आपका काम अच्छे से कर देगी, आपको सब चीजें समझा देगी। तो थोड़ा सा जरा कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर कैरेक्टर है बेटा। एक तो है मंजीत कौर नाम की लेडी कोई, ठीक है, जो कि टीचर है। फिर एक तेजा सिंह है जो ट्रेडिंग करते हैं। गिरीश राव एक स्टूडेंट है। कांता देवी एक डोमेस्टिक वर्कर है, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए आते हैं लोग वो। ठीक है। और एक ये सुजाता कुमारी है, ये भी क्या है, एक डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है बेटा। अब जरा देखते, ये अब एक क्यू में खड़े हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है। चैप्टर का नाम है आपका ये ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। इक्वालिटी हम बोले तो बेटा समानता। समानता क्या होती है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। देखो, और ये इलेक्शन डे की बात है। कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है, वो अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। ठीक है। अब क्या कह रही है यहाँ पे, देखो, इट इज अ गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ अवर कंट्री। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। ठीक है। तो यहाँ पे कह रही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कि मतलब चाहे यहाँ पे कोई इकोनॉमिकल बैरियर नहीं है, चाहे वो हमसे कितना पैसों में अमीर है या उसके पास कितनी भी चीजें ज्यादा है, लेकिन वो हमारे संग ही इसी लाइन में खड़ा है अपना वोट डालने के लिए। ठीक है। तो ये दोनों आपस में सहेलियां बात कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या कहती है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो ये जाके अपना वोट दे के आती है। अब इसने अपना वोट किसको दिया, कांता ने। कांता ने वोट अपना दिया उस इंसान को जो प्रॉमिस करके आया था कि उनके एरिया में पाइप वाटर प्रोवाइड करवाएगा। ठीक। अब मतलब इससे हमें एक जानने को चीजें मिलती हैं कि यहाँ पे कहीं फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी इनके यहाँ। फिर एक ये कहानी थी, देखिए। अब यहाँ पे एक कहानी ये है कि एक अब्दुल रहमान आर्टिशियन है। शबनम बानो उनकी हाउस वाइफ है। ठीक है। ग्रेसी लियंग कंसल्टेंट। आइजैक लियंग गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है। रुखसान मिर्जा मीडिया पर्सन। योगी राज अनएम्प्लॉयड। अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी क्या स्टोरी दी हुई है। ये कुछ और कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से सर ये भी, इनके जो पीछे जैन साहब खड़े होते हैं, ये भी वोट कास्ट करके निकल जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम कहाँ था, तुमसे बाद में मिलेंगे। तो ये अपना नमस्ते करके आ जाए। अब ये कहते हैं कि गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो ये क्या कहती है कि इसकी बेटी जो है गुड़िया, उसकी तबीयत खराब है, तो उसके लिए उसे लेकिन पहले काम खत्म करना पड़ेगा जैन साहब के घर का, और उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल लेके जा सकती है। और उसके लिए उसे पैसे की भी जरूरत जो पड़ेगी वो उन्हीं से एडवांस की। अब इसी में हम आगे देखें स्टोरी में। अब आप देख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अभी एक चीज देखिए, पहले ही वो यहाँ पे दोनों एक ही लाइन में खड़े थे, इक्वालिटी थी यहाँ। ठीक है। एक हमें शो हो रहा था कि दोनों लोग बराबर है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय बदला और एक रियलिटी देखिए। ये हमारी सोसाइटी में भले ही इन टर्म्स ऑफ लॉ लिखी हुई हैं चीजें कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या ऐसी सिचुएशंस नहीं आप किसी के सामने अराइज कर सकते कि वो उसे इस चीज पे फील हो कि वो इकोनॉमिकली आपसे वीक है। लेकिन हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में रोजमर्रा में ऐसी बहुत चीजें हम अपने सामने हम लोग खुद ही करते हैं बेटा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। Here have some of this, you will feel better। तो अपने घर आके बेटी को दवाई ववाई देती है और कहती है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे शाम में। तो और वो जैसी बाहर निकलती है काम करने के लिए, वो देखती है कि उसके घर के आसपास ना सब बहुत मतलब हाइजीनिक जगह नहीं है। ठीक है। तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट ज्यादा है, कूड़े वूड़े को लेके ड्रेन्स प्रॉपर नहीं है। जैसा किसी भी एक अनऑथराइज कॉलोनी में होती है, वही सेम प्रॉब्लम्स वो भी यहाँ पे फेस करते हैं, जिसकी वजह से बेटा डिसीजेस फैल गई। क्या ये आप चीज आपने देखी होगी, जहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट होगी गार्बेज की, अगर डिस्पोजल मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी नहीं होगी जिस भी सिटी की, वहां पे आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करके देखना, सीजन चेंज होने पर बीमारियों के जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनके बहुत मरीज आपको, पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत दिक्कत रहती है। तो अगर हम यहाँ पे अच्छे से मैनेज कर लें अपने गार्बेज को, तो चीजें बहुत हद तक सुधर सकती हैं हमारे लिए भी, और इन लोगों के लिए जो ऐसी जगह पे बेचारे मजबूर हैं रहने को, कि जो एक साफ सोसाइटी में या हाइजीनिक प्लेस पे नहीं आ पाते, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से हमें एक स्टोरी जब हमने कांता की पढ़ी,
ठीक है, तो अब कांता की स्टोरी पढ़ने पे यहाँ पे देखिए काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, अब काम कर रही है तो उसे बताया भी जा रहा है कि अच्छे से काम करो, तुम कॉर्नर वॉर्नर साफ करो। ठीक है, अब एडवांस इसने मांगा तो एडवांस की इसकी मैम जो थी, ठीक है, उन्होंने एडवांस तो दे दिया, लेकिन एक इसके साथ ताना भी दे दिया भाई, इसकी आदत मत डाल लेना। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत समस्या है हमारे यहाँ। अब पैसे वैसे मिले तो बेचारी आई हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में आई है तो अब देखिए लाइन कितनी बड़ी है, क्योंकि डॉक्टर बहुत कम है क्वालिफाइड, ठीक है, और पेशेंट बहुत ज्यादा है। और जो प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना महंगा है कि मेरे ख्याल से अपर मिडिल क्लास ही उसे अफोर्ड कर सकता है, और उससे अपर क्लास, ठीक है, बेचारे मिडिल क्लास इंसान भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को हमारे यहाँ पे। चाहे हम कह लें बेटा कि हेल्थ केयर का टूरिज्म है, लेकिन हकीकत ये है कि मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स जो है हमारी कंट्री के, ठीक है, वही उससे वंचित रह जाते हैं। कितना महंगा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अब पूरी स्टोरी हमने जानी। अब इस पूरी स्टोरी में देखिए क्या है कि बताया जा रहा है कि हमें देखिए इनको इक्वल राइट तो है वोट का हमारे देश में, अगर हर कोई एक इंसान है तो उसे इक्वल राइट तो है वोट का। तो देखिए बेटा हमारे यहाँ पे ये तो हमें पता है कि हर इंसान जो भी 18 साल से ऊपर का है वो हमारे देश में वोट दे सकता है, ठीक है, वो वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखें तो यहाँ पे कांता की स्टोरी से भी हमें एक पता चलता है कि कांता की स्टोरी हमें बता रही है कि कांता और वो जो उसके बॉस थे वो एक ही लाइन में खड़े हुए थे वोट कास्ट करने के लिए अपना। ठीक है, कांता ने अपने एम्प्लॉयर को पहचान लिया, ठीक है, और उसके नेबर को छोटे लाल को पहचान लिया। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया है, इसके अंदर हर अडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन, देखिए अब इसके ऊपर भेदभाव नहीं होता। ठीक है, कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी कितनी एजुकेशन है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, अमीर है कि गरीब है, ठीक है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी उतना ही अधिकार है अपनी सरकार चुनने का जितना किसी और का। चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, वो उनको भी एक ही वोट है, और आपको भी एक ही वोट है। ठीक है बेटा। अब आपने क्लास सिक्स में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होता था? ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, ये जो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये किसी भी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहती है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो एक आइडिया पे बेस्ड है बेटा। वो आइडिया किस पे? इक्वालिटी है, कि बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी अडल्ट इन कंट्री irrespective ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटी ही और शी बिलोंग्स टू हैज वन वोट। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी हमें यही कहती है कि कोई भी इंसान हो, इररिस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, भले ही वो कितना पीएचडी होल्डर हो, और चाहे वो कभी इंसान ने स्कूल से बेसिक एजुकेशन से भी वंचित रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको भी एक ही वोट मिलेगा। यही सेम थिंग कांता और इसके यहाँ के आपको स्टोरी से समझाई गई। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि कांता और उसके जो बॉस थे जैन साहब, वो दोनों एक ही लाइन में खड़े थे। लेकिन ये चीज एक देखिएगा आयरनी है कि एकदम विपरीत हुआ जब कांता हॉस्पिटल लेके गई अपनी बेटी को इलाज करवाने के लिए, कि उसे लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है, उससे पहले बहुत लोग खड़े हैं, बहुत केओस मचा हुआ है वहां पर। ठीक है, लेकिन उससे वहां पे एक चीज ध्यान आती है कि अगर यहाँ पे जैन साहब कोई बेटी या बेटा कोई बच्चा जो भी है वो बीमार होता तो वो उनको ऐसे लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। तो ये हमारी सोसाइटी का एक वो है कि डेमोक्रेसी होते हुए भी, ठीक है, हम पक्षपात करके अधिकारी हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी पक्षपात करते हैं लोगों के साथ। अब कुछ अलग टाइप की भी इक्वालिटी है बेटा हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे कांता जैसे और भी बहुत लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, वोट करने का उनका अधिकार है, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस इक्वल नहीं है। ठीक है, लोगों की सबकी वर्किंग कंडीशंस बहुत डिफरेंट है। और इस तरीके से हम बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स की इनइक्वालिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, इन्हीं की वजह से। अब सबसे इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी जो हम देखते हैं इंडिया में वो है कास्ट सिस्टम, खास करके अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इंडिया में। ठीक है, आपकी कास्ट जो होती है वो आपकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये आपने बचपन में अगर
कभी आपको मौका मिले तो आप देखिएगा, ये चीज महसूस करके देखिएगा। भले ही अर्बन इंडिया में अगर हम शहरी उसमें बात करें तो अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज भी एग्जिस्ट करता है अर्बन एरिया में भी। ठीक है, लेकिन रूरल में तो अभी भी है बेटा, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग ये हैं। और आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, आप कभी एक अपने घर के पास ना, जो घर के पास के आपके घरों पे भी न्यूज़पेपर आता होगा, अगर नहीं आता तो आप अपने घर के पास वाले एक न्यूज़पेपर बूथ पे जाइएगा, जहाँ पे न्यूज़पेपर सुबह सुबह सप्लाई होते हैं, है ना। और वहां से एक मैट्रिमोनियल वाला कॉलम होता है जिसमें शादी विवाह के रिश्ते आते हैं। ठीक है, कभी वो पढ़ के देखिएगा। उसमें देखिए स्पेसिफाइड लिखा होता है कि कास्ट, कौन सी कास्ट की लड़की चाहिए, कौन सी कास्ट का लड़का चाहिए। ये देखो उसका एग्जाम्पल भी दे रखा है, यहाँ पे लिखा है कि इनवाइटेड फॉर 32, ये उम्र है लड़की की। ठीक है, MMS 54, फेयर ब्यूटीफुल गर्ल, वर्किंग इन IT कंपनी मुंबई, फ्रॉम BE MBA बॉय। अब इनको एक देखिए, MBA लड़का चाहिए, ठीक है, जो कि मुंबई में ही काम करता हो या अब्रॉड में काम करता हो और हो IT इंडस्ट्री से। ठीक है, नो कास्ट बार, SC ST एक्सक्यूज। ठीक है, सेंड BHQ मस्ट। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए पूरी की पूरी ये चीज आपको, ठीक है, भेदभावों से भरी हुई मिलेगी। यहाँ पे किसी ने देखिए, टॉल 4, गुप्ता बॉय 28, CA वर्किंग, MNC टैक्स USA, $80K पर ईयर ये कमाते हैं। अब यहाँ पे देखिए तमिल ब्राह्मण, कास्ट सिस्टम का पूरा पूरा वर्चस्व देखिए यहाँ पे। आगे चलते हैं, हम देखते हैं और आगे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी, दलित चाइल्ड की, जो कि स्कूल अटेंड करता था। अब हर बच्चे को करना भी चाहिए बेटा, स्कूल अटेंड करना चाहिए। 6th क्लास में आपने उसकी कहानी पढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए दलित है क्या, पहले तो हम ये जान लेते हैं। सबको यही डाउट होगा कि बच्चों ये सर दलित क्या होता है। तो दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक वो नाम है जिससे लोअर कास्ट अपने आप को एक टाइम पे इंट्रोड्यूस करा करती थी। ठीक है, और दलित का मतलब मीनिंग होता था, लिटरल मीनिंग होता था ब्रोकन, ठीक है, टूटा हुआ, या मतलब एक तरीके से जो जिनकी कंडीशन उस समय उतनी अच्छी नहीं है। और सो दे हाउ वर एंड टू बी कंटिन्यू सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और ये चीज शो करती थी कि वो लोग एक टाइम से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटेड रहे हैं सोसाइटी से। ठीक है, इसलिए उनका ऐसा ही नाम कुछ जुड़ता जुड़ता उससे मीनिंग जो समझ आता है वो ये है। अब एक ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम के फेमस दलित राइटर रहे हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बेटा, एक झूठन। उसमें वो कहते हैं कि, बताते हैं कि वो अपनी क्लास में सबसे अलग बैठा करते थे, जमीन पे बिठाया जाता था उन्हें। ठीक है, एक स्पेसिफिक स्पॉट था, वो उससे आगे नहीं जा सकते थे। ठीक है, सबसे पीछे बैठना पड़ता था, दरवाजे के बिल्कुल पास सम टाइम। ठीक है, उनको कभी कभी बहुत मारा भी जाता था। ठीक है, एक उनकी कहानी थी कि वो हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल में खड़ा रखा था, उनसे काम करवाया था पूरा का। वो बहुत छोटी फिजिक के बच्चे थे, बहुत 3rd या 4th क्लास में रहे होंगे, तब उनसे एक काम करवाया गया था, पूरा ग्राउंड साफ करवाया गया था। ठीक है, और ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखे हैं, और ये हमारे इंडिया की ही कहानी है, देखिए ये डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। ये रही, देखिए उसका बुक का कवर पेज है ये, वाशिंगटन ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, कवर पेज है इसमें। अब देखिए यहाँ से स्टोरी भी है। अब वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड क्लीनिंग इट। तो बहुत छोटे थे और बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था जो उन्हें साफ करना था। ठीक है, उनका पूरा मुंह बेटा डस्ट में कवर हो गया। ठीक है, उनके मुंह के अंदर डस्ट चली गई। जो और बच्चे थे उनके संग वो पढ़ रहे हैं और वो हाथ साफ सफाई कर रहे हैं। हेड मास्टर जो था वो अपने रूम में बैठ के इनको देख रहा था। ठीक है, इनको पानी भी नहीं पीने के लिए दिया गया, और इन्होंने पूरे के पूरे दिन साफ सफाई करी, दरवाजे खिड़कियां स्कूल की सारी, इनकी रूम, ठीक है, सब चीज साफ करी। टीचर और जो बच्चे थे वो सब बैठ के देख रहे थे, किसी ने कुछ इनकी मदद नहीं करी, किसी ने ऐसा होते हुए पे आरोप नहीं उठाया, लेकिन किसी ने इनको रोका भी नहीं, इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या होता है, वो प्ले ग्राउंड साफ कर रहे थे कुछ दिनों तक, एंड दिस केम ओनली टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। और ये कब हुआ, जब इनके पिताजी वहां से जा रहे थे, गुजर रहे थे, उन्होंने देखा उनका बेटा ग्राउंड साफ कर रहा है स्कूल में। ठीक है, उन्होंने टीचरों से बात करी तो स्कूल होल्डिंग away from the school holding Om Prakash hand, and he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master. He will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him."
तो वो उस टाइम टीचरों को ये बोल के गए थे कि बेटा देखो ऐसा है कि ये जो बच्चा है वो यहीं पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, और आप टीचर हो इसलिए मैं आपको इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी। ठीक है, अब सेकंड स्टोरी इस इंसिडेंट पे लुक करते हैं कि इंडिया की जो लार्जर सिटीज है वो कॉमन प्रैक्टिस में आ गई है कंट्री की। जैसे कि अगर हम बात करें, हम कह रहा था मैं आपसे कि यहाँ पे कास्ट चाहे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गया हो, लेकिन कुछ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी एग्जिस्ट करता है। ऐसी स्टोरी हम पढ़ते हैं, मिसेस और मिस्टर और मिसेस अंसारी की एक स्टोरी हमें दी गई है। मिस्टर और मिसेस अंसारी क्या है, एक नई सिटी के अंदर आते हैं और ये अपना एक रेंट का अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर इन्हें एक दो घर दिखाते भी हैं, एक दो घर दिखाते हैं, तो उसमें जैसे ही घर वर देखते हैं इनको घर पसंद आ जाता है। या जब इनको घर पसंद आ जाता है और घर पसंद आने के बाद ये बात करते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम ले लेते हैं इस घर को रेंट पे, तो जैसे ही मकान मालिक को पता चलता है कि इनका सरनेम अंसारी है और ये पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसको मना कर देता है इन्हें कि मैं आपको घर नहीं दूंगा, और क्योंकि आप नॉनवेज वॉनवेज कुक करते हैं। अब ये देख बोल के उन्होंने मना तो कर दिया इन्हें, अब आप किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते भाई, उसकी उसका घर है वो दे रेंट पे, आपको ना दे उसे नहीं लगे आप अच्छे। ठीक है, उसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन मिस्टर और मिसेस अंसारी को वहीं पे स्मेल आ जाती है फिश बनने की, तो समझ जाते हैं कि ये इंसान नॉन वेज कुकिंग के बेसिस पे नहीं, ये नहीं चाहता कि हम एक नॉन हिंदू कम्युनिटी या नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी या किसी भी अदर नॉन के मुस्लिम को घर दें। तो यहाँ पे हम शहरों में इस तरीके का देखते हैं, लेकिन अब ये चीज तो खत्म ही हो चुकी है बेटा, हर जगह हर कोई रह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। अब डिग्निटी देखिए क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी जो थे, ये दोनों आपको जो एग्जांपल दिए गए ये अनइक्वली ट्रीट हुए। ठीक है, तो इन लोगों को जो इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, एक को कास्ट के बेसिस पे और दूसरे को रिलीजन के बेसिस पे, तो इन दोनों लोगों की क्या हर्ट हुई बेटा, व्हेन द पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। तो जब इनको अनइक्वली ट्रीट किया गया तो इनकी डिग्निटी के ऊपर हार्म पहुंचाया आपने सोसाइटी ने। इन दो एग्जांपल से ये हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि से साफ सफाई करवाई गई, बाकी उनके साथ के जो बच्चे तो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस टाइम पे, जैसे उनके कास्ट के बेसिस पे हुआ, यही सेम अंसारी के साथ उनके रिलीजन के बेसिस पे हुआ। अब यहाँ पे आपको ना देखिए एक ये दे रखी है इमेजेस, ये इमेजेस एक बहुत फेमस पिक्चर है बॉलीवुड की, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं। दीवार अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, ये बच्चा जो है ये बड़ा होकर इस पिक्चर में अमिताभ बच्चन बन जाता। ठीक है, तो ये जूते पॉलिश करने का काम करते थे। ये दो बंदे आते हैं, जूते पॉलिश करवाते हैं अपने, जूते पॉलिश करवाने के बाद पैसा हाथ में ना देके पैसा फेंक देते हैं। ये तो ये बोलता है कि मैं गिरे हुए फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ये गिरे हुए पैसे नहीं उठाता, तो फिर ये इसकी फीलिंग हर्ट हो जाती है, कहते हैं, अरे डिग्निटी वाली बात कर दी इसने तो, अब डिग्निटी वाली बात कर दी तो ये पैसे उठा के इसके हाथ में देता है, देखो ये साइन ऑफ डिसीज। तो ये आपको ये शो करना चाहता है कि किसी इंसान की डिग्निटी हर्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेहनत मजदूरी भी करता है, कुछ भी करता है, ठीक है, आप उसके कास्ट और उसके रिलीजन के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर इंसान को इक्वल दर्शाता है। ठीक है, कि हम इक्वल हैं सबके सब इस कंट्री के अंदर, भले ही आप चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग, रिलीजन से बिलोंग, ट्राइब से, या किसी एजुकेशनल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप सब इक्वल है बेटा। ठीक है, अब हम इससे ये भी नहीं कह सकते कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती इंडिया में, इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, हमने इसके एक दो एग्जांपल्स भी देखे कैसे। ठीक है, तो आज तक क्या कोई ऐसा लॉ नहीं बना जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट से बना सके। लेकिन क्या हो रहा है, नाउ देयर आर सेवरल दैट टू वर्क सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल, दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस डिग्निटी को लेके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें हैं, जैसे कि फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। अब हर इंसान जो है वो इक्वल है कानून की नजरों में, डिपेंड नहीं करता आप कौन है, आपका इकोनॉमिक, कास्ट, रिलीजन कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे भले ही वो इज एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कांता, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो कंट्री के, ठीक है, चाहे वो कांता हो, हर इंसान इक्वल है लॉ की नजर में।
ठीक है, उस दोनों को सेम कानून फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए अलग कानून है और कांता के लिए अलग कानून है। सेम लॉज उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ पे, भले ही वो मेल या फीमेल। दूसरी बात ये है बेटर। और तीसरी बात क्या कह रहा है कि हर इंसान को, ठीक है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट। ठीक है, अब आप उस हर इंसान को हर पब्लिक प्रॉपर्टी यूज करने का अधिकार है, और हर इंसान पब्लिकली जो बने हुए वेल्स हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट हैं, ठीक है, इन सबको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जनरली आप देखिएगा यूज करते हैं लोग। ठीक है, हमारे यूपी बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है, वो भी वहीं मनाई जाती है। ठीक है, और भी कोई तो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो वो भी उसी में होता है बेटा। ठीक है, तो हम मिल बांट के सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा कानून भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लिए सब इस्तेमाल करेंगे उससे। ठीक है, और फोर्थ की अनटचेबिलिटी को भैया हमने किया है अबॉलिश, कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। आप अछूतता, ठीक है, छूत अछूत में आप बिलीव नहीं करेंगे। ये जो भी चीजें कोई इंसान करेगा उसको बेटा दंड है बहुत तगड़ा, ध्यान रखना। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के तो अंदर है, हमने पहला काम तो कर दिया कि कानून बना दिए। ठीक है, और सरकार ने प्रोग्राम और स्कीम्स भी लिया है ऐसी कम्युनिटी के लिए जो इससे पीड़ित हैं। बहुत सारे लॉज भी बने इंडिया में इन चीजों के ऊपर, बहुत हो हल्ला भी मचा, कुछ एडिशनल लॉज भी बनाए गवर्नमेंट ने। ठीक है, ताकि इन लोगों की लाइफ और इन कम्युनिटी की लाइफ और इंडिविजुअल की लाइफ अच्छी हो सके, जो कि बहुत लंबे समय से अनइक्वल रहे, जैसे हम रिजर्वेशन और ये सब चीजें भी जानते हैं कि ये सारे पार्ट जोड़े गए। लेकिन इसमें से एक ऐसा प्रोग्राम जो सरकार ने जोड़ा वो था बेटा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम यानी कि आप देखिएगा कि स्कूलों में, हमारे इंडिया में खाना मिलता है बच्चों को दोपहर में। लंच मतलब स्कूल में प्रोवाइड होता है उन बच्चों को लंच। कुछ स्कूलों में ऐसा हो गया कि राशन प्रोवाइड कर देते हैं, कहीं पे कुक फूड भी मिलता है। ठीक है, मेजोरिटी अगर आप किसी शहर के वो हैं तो वहाँ पे कुक फूड मिल जाता है, गाँव में भी कुक फूड मिल जाता है, और कई जगह राशन सप्लाई कर देते हैं मंथली बेसिस पे बच्चों के। तो ये स्कीम 2001 में आई थी। ठीक है, कि बच्चों को हम स्कूल में खाना देंगे। अब इस स्कीम को लाने के ना कुछ कारण थे। अब इसके कारण क्या थे कि पहले क्या होता था, एक तो ना बच्चों को, माँ बाप जो होते थे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे इस पर्पज से कि वहां जाएगा तो कमाएगा क्या, और कमाएगा क्या, कमाएगा नहीं, और कमाएगा नहीं तो फिर रात को खाना कैसे खाएंगे। तो सरकार ने कोई नीति, उन्हें लगा भी सरकार को कि हाँ यार ये बात तो है, जो लोग डेली अर्नर हैं वो उतना ही कमा पाते हैं दिन में कि जितना उनकी जरूरत खाने की होती है। अब तो ये क्या सरकार ने कहा, ठीक है कि आप बच्चे को स्कूल भेजो, पढ़ाई करेगा वो, और खाना हम देंगे उसे दोपहर में खाने को, दिन का खाना उसे स्कूल में मिलेगा। तो इसमें माँ बाप ने भी भेज दिया, चलो अच्छी बात है कि लंच भी मिल जाएगा और खाना भी मिल, बच्चे की पढ़ाई भी हो जाएगी इसी साथ साथ। तो 2001 में सबसे पहले ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। और ये कहाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी बेटा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी, पहला जो स्टेट था। और सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में यह आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर बाकी स्टेट भी इसको अपने यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आए थे। बहुत बच्चों की एनरोलमेंट हुई, बहुत बच्चों की रिटेंशन हुई। ठीक है, जो फॉल आउट रेशियो था बच्चों का, ठीक है, स्कूल छोड़ देने का, पढ़ाई बीच में छोड़ देने का, वो भी कम हुआ। टीचर ने ये भी रिपोर्ट किया जो बच्चे पहले घर भाग जाते थे लंच से पहले कि हम खाना खा के आ रहे हैं, ठीक है, वो फिर लौटते नहीं थे। एक पहले ये भी समस्या थी। पहले क्या सीन होता था, बच्चे आज भी गाँव में ये हो जाता है, कई कई जगह ये होता है कि जैसे गाँव के बीच में कोई स्कूल है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय। अब सब छोटा सा गाँव है, 60 70 50 घर है ज्यादा ज्यादा पूरे गाँव में। तो लंच के टाइम में बच्चे और टीचर अपने घर आ जाते हैं, खाना खाते हैं सब अपने घर पे, और फिर वापस स्कूल आ जाते हैं 6th 5th पीरियड। ठीक है, लेकिन जब मिड डे मील स्कीम नहीं थी तो बच्चे घर तो जाते थे खाना खाने, खाना खाने के बाद घर से स्कूल नहीं आते थे। तो जब मिड डे मील स्कीम शुरू हुई तो बच्चे अब स्कूल में ही रहने लगे, वहीं खाना मिलता था, तो आगे की पढ़ाई भी होती थी, हाफ डे में छुट्टी नहीं होती थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या सीन हुआ कि जब वो राशन बच्चों को स्कूल में खाना मिलने लगा तो उसके लिए
एक लेडी को रखा गया खाना बनवाने के लिए। अब वो लेडी खाना बनाती थी और वो उसी विलेज की लेडी थी, और वो थी दलित वुमेन। अब दलित वुमेन थी तो उससे क्या हुआ कि बेटा सब लोगों के बीच में से अनटचेबिलिटी की या एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की भी आदत चली गई कि हम तो इनके हाथ से खाना खाते तो क्या ही दिक्कत है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऐसी कम्युनिटी थी जो डिप्राइव्ड थी या उसके साथ पहले जो जैसी भी चीजें रही, उनको एक इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए भी, एक उनको सहारा देने के लिए भी एक जॉब भी प्रोवाइड हो गई, वो भी उनके घर के बिल्कुल ही पास। ठीक है। अब गवर्नमेंट के ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं बेटा की इक्वालिटी और इन सब चीजों को प्रमोट करने में। और सरकार अपने हद तक ये काम करती भी है, लेकिन हम कुछ आज भी अपने विचारों में रहते हैं। जैसे कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी में देखा, वो भी एक मॉडर्न इंडिया की कहानी है, ऐसा तो है नहीं, बहुत पुरानी कहानी। ठीक है, स्कूल चल रहा है, स्कूल के अंदर ही पढ़े लिखे लोगों के काम है, बताओ। तो ऐसे ही एक ये देखिए यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ दे रखा है। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट। कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देके, ठीक है, अगर आप जी रहे हैं तो वो सबसे बेकार लाइफ है। ठीक है, ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिना इसके जो इंसान है, ठीक है, वो वर्दी नहीं है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कहीं बेटा, आपकी आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस जगह पर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है और आपके बात भी वही है, तो फिर और कुछ बचा नहीं है जीवन में। समझ गए? तो यही इन्होंने कहा। अब इस चैप्टर का आगे का पार्ट हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बेटे इतना ही।